नमस्कार साथियों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए विज्ञान विषय डीएलएड 4th सेमेस्टर के अतिलघु उत्तर प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे और वीडियो का आप लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है जो स्क्रीन पे, चुंबक के कोई दो उपयोग दीजिए। चुंबक के कोई दो उपयोग लिखना है। तो जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उनमें लोहे के टुकड़ों को उठाने के लिए चुंबक युक्त क्रेनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा उपयोग है विद्युत मोटर में इनका उपयोग विद्युत यंत्रों, पंखा, कपड़ा धोने वाली मशीन आदि में किया जाता है। आकाशीय बिजली गिरने पर पहले चमक दिखाई देती है, फिर गरज दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? चमक दिखाई देने का कारण है कि बिजली की चमक की गति जो होती है, प्रकाश की गति जो होती है वो ज़्यादा होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की गति होती है। तो ये बहुत तेज होती है ध्वनि की गति से, तो इसलिए हमको चमक पहले दिखाई देती है और गरज बाद में सुनाई देती है। इसी प्रकार आकाश में रॉकेट छोड़ने पर रॉकेट हमको दिखाई देता है और उसकी आवाज़ जो है बाद में हमको सुनाई पड़ती है। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के किन्हीं अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। अवशेषी अंग अर्थात जिन अंगों का उपयोग हमारे शरीर में नहीं रह गया है, वो हमारे शरीर में सिर्फ अवशेष के रूप में है, उन्हें हम अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य की पूंछ है, निमेषक पटल है, आँख में निमेषक पटल होता है, कर्ण पल्लों की पेशियाँ हैं, अपेंडिक्स है, अक्ल की दाढ़ है, तो इन सभी को हम अवशेषी अंग कहेंगे। अगला देखिए हमारा प्रश्न है, खाद्य जाल को समझाइए। खाद्य जाल क्या होता है? किसी भी पारितंत्र में विद्यमान श्रृंखलाओं में परस्पर अंतर क्रिया से एक जटिल जाल बन जाता है, यह खाद्य जाल होता है। जैसे जैसे यहाँ पे हम देखें तो घास जो है, घास को कौन खा जाता है? घास को टिड्डा खाता है, और टिड्डा को गिरगिट छिपकली, और गिरगिट छिपकली को बाज खा जाता है। तो घास हमारा उत्पादक हो गया, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, छिपकली द्वितीयक उपभोक्ता, बाज तृतीयक उपभोक्ता है। तो इस प्रकार से एक खाद्य जाल बन गया, खाद्य जाल। आगे अगला क्वेश्चन है, किसी बालक नहीं, किसी चालक होगा यहाँ पे। किसी चालक के सिरों का विभवांतर 8 वोल्ट है, उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ओम के नियम से हम निकालेंगे R = V/I से। तो V हमारा कितना है? विभवांतर 8 वोल्ट है और I धारा है 2 एम्पियर। 2 × 1 = 2, 2 × 8 अर्थात 4 ओम यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, धातु कर्म किसे कहते हैं? धातु कर्म के विभिन्न चरणों के नाम लिखिए। तो अयस्क से अशुद्धि को दूर करके धातु को निकालने की प्रक्रिया को या शुद्ध करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। इसमें सांद्रता, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, धातु शोधन, ये सब क्रियाएं आती हैं। इतने इसके चरण ही हैं, 5 चरण हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों में लेंथेनाइड के परमाणु क्रमांक लिखिए। लेंथेनाइड श्रेणी आवर्त सारणी से जो बाहर स्थित है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी। तो लेंथेनाइड श्रेणी जो है परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक दुर्लभ मृदा तत्व उसमें है। इन्हें आवर्त सारणी में बाहर नीचे की तरफ रखा गया है। एफ ब्लॉक के तत्व इन्हें कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में बाहर की तरफ स्थित है। एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने वाली बीमारी से किस प्रकार से कोशिकाओं में कमी आ जाती है? तो इसमें एड्स का जो विषाणु है, विषाणु जब शरीर में संक्रमण करता है, प्रवेश करता है, तो किस प्रकार की कोशिकाओं में कमी हो जाती है? तो T4 लिम्फोसाइट प्रकार की कोशिकाओं में कमी आ जाती है। सर्वाहारी जंतु कहते हैं, सर्वाहारी जंतु कौन से होते हैं? जो मांसाहारी भी हो, शाकाहारी, दोनों प्रकार का भोजन करें, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। रक्त जमने में फाइब्रोनोजन की क्या भूमिका है? तो रक्त जमने में फाइब्रोनोजन की क्या भूमिका होती है? तो प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रोनोजन नामक एक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है, जो रेशे की भांति हो जाती है। इस प्रकार से रेशे बन जाते हैं, रेशे टाइप के बन जाएंगे, और अनेक फाइबर रेशे चोट क्षतिग्रस्त के स्थान के ऊपर जाल बना लेंगे, जाल इस टाइप से बना लेंगे। यही
जब जाल बन जाएगा तो इन रेशों में रक्त कणिकाएं आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी उलझ जाएंगी इसी के अंदर, और क्षतिग्रस्त लाल थक्का जम जाएगा और रक्त का बहना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार रक्त हमारा जम जाता है। तो ये एक प्रकार का जाल बना लेती हैं फाइब्रिनोजन जो कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार से जाल बना लेंगी, रेशे बना लेंगी और ये क्षतिग्रस्त स्थान पर अपना जाल बना लेंगी, जिससे रक्त का थक्का जम जाएगा और रक्त जो है बहना बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता है? लिखिए। सांद्रण की सामान्य 2 विधियां लिखिए, कौन सी है इनका नाम भी बताना है। तो आवश्यकता क्यों है? देखिए, जो अयस्क होता है, जब उसको अयस्क को हम खोद के लाते हैं ज़मीन से, तो उसमें क्या क्या होता है, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, धूल, ये सब अधात्री पाई जाती हैं, अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को पृथक करने के लिए हमको इसके सांद्रण की विधियों को अपनाना होता है। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, फेन प्लोन विधि है। विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक को स्पष्ट कीजिए, अगला प्रश्न है। विद्युत के आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की माप चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा से की जाती है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। तो विद्युत धारा जो होती है वो आवेश के प्रवाह की दर को बताती है, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है कितने सेकंड में, तो इसे हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? किस विषाणु से एड्स हो जाता है? सबको मालूम है, HIV। ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये हमारे शरीर में जब शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो हमारे शरीर में उपस्थित कोशिकाएं जितनी भी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, RBCs हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, इन सबको धीरे धीरे प्रभावित करेगा। T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं की हमारे शरीर में कमी आ जाएगी और धीरे धीरे हमारा शरीर कार्य करना बंद कर देगा। कार्य करने में हमको थकान आएगी, थकान महसूस हो जाएगी, T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी और अंततः शरीर हमारा बहुत सारी बीमारियों से घिर जाएगा और मृत्यु भी हो जाएगी। समजात अंग किसे कहते हैं? समजात अंग किसे कहते हैं और उदाहरण सहित उनको स्पष्ट करना है। समजात अंगों का अर्थ है, समजात अर्थात वे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख ओढ़ने के लिए होते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए होते हैं। तो इन्हें हम समजात अंग की श्रेणी में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, आवेश की मात्रा की गणना करिए। तो आवेश की मात्रा बतानी है। Q इज इक्वल टू आई टी, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, Q इज इक्वल टू आई टी। इसी से हम निकालेंगे। आई हमारी विद्युत धारा है जो कि 5 एम्पीयर है और 1 घंटे को हम सेकंड में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 गुणा 60 अर्थात 3600 सेकंड आ जाएगा, 3600 सेकंड। और 3600 की सेकंड की गुणा हम 5 से कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18,000 कूलाम। 18,000 कूलाम आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा आवेश की मात्रा हो जाएगी 18,000 कूलाम। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? प्राथमिक उपचार का अर्थ है आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले तक जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है या उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता एवं कम लागत में हो जाता है, अयस्क या और कहलाते हैं। थैलिस्मिया रोग के क्या लक्षण हैं? थैलिस्मिया रोग में क्या हो जाता है? तो चेहरा पीला हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, सांस फूलने लगती है, पेट फूला फूला लगता है, भूख नहीं लगती है, खाने के प्रति अरुचि, खा लेने से उल्टियाँ हो जाती हैं, निरंतर ज्वर अर्थात बुखार बना रहता है, शरीर का ताप कम हो जाता है, हृदय की गति अधिक हो जाती है, सिर बड़ा लगता है और शरीर की आकृति छोटी हो जाती है। तो ये सब लक्षण थैलिस्मिया रोग के हैं। इसके अलावा और भी लक्षण बताए गए हैं, जैसे गालों में गड्ढे हो जाते हैं, सिर की हड्डियाँ मोटी हो जाती हैं, भौहों के बीच में नाक का भाग चिपका हुआ हो जाता है। ये सब रोग के लक्षण बताए गए हैं। एड्स के लक्षण क्या हैं?
एड्स रोगी में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे भूख न लगना, शरीर के वजन में कमी, ज्वर, त्वचा पर ददोरियाँ, थकावट, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी, रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी, और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को निमोनिया तथा त्वचा कैंसर अधिक होता है। अगला प्रश्न है, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है? खनिज और अयस्क में अंतर क्या होता है? तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान खोद कर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना, पत्थर इत्यादि। और अयस्क उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें से वे खनिज हों, जिसमें से कोई धातु को महत्वपूर्ण तत्व हो, जितनी मतलब खनिज हो और जिनमें कोई धातु हो और महत्वपूर्ण तत्व भी पाए गए हों। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके उनसे महत्वपूर्ण धातुओं को प्राप्त कर लिया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी देखिए क्या होगा। यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका मात्रक क्या है? दोबारा क्वेश्चन आया, 2018 में फिर पूछा गया है। आवेश प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। रिपीटेड अपेंडिक्स, साइरस, पूंछ की दाढ़ी, अक्ल पूंछ अक्ल की हड्डी होना चाहिए। पूंछ और अक्ल की हड्डी, कान की मांसपेशी, कर्णपल्लव पेशी, और नरों में निपल्स। खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, जब एक प्रकार से जीवित कई प्रकार के जीव एक प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है, जिससे खाद्य जाल कहते हैं। तो हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर के खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। विद्युत के 2 कुचालक और 2 सुचालक पदार्थों के नाम बताइए। विद्युत के 2 सुचालक हैं सोना चांदी और तांबा एल्युमिनियम, और कुचालक पदार्थ हैं रबड़, प्लास्टिक और लकड़ी, सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी होगी यहाँ पे, गीली लकड़ी नहीं होगी। गीली लकड़ी विद्युत की सुचालक हो जाएगी, सूखी लकड़ी विद्युत की कुचालक है। धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर पर अन्य पात्र या पिछले हुए दस्ते को डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। तो इसी को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। यहाँ पर पिछले लिखा हुआ है। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर पर या अन्य पात्र पर उसको जस्ते में डुबो देते हैं। पिघले हुए जस्ते होना चाहिए, पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की परत जम जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है ये, जो यह दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी शरीर में हमारा जो लीवर है, पाचन तंत्र का लीवर है, उसमें संक्रमण पैदा कर देता है। दिष्ट धारा किसे कहते हैं? दिष्ट धारा दिशा और माप में परिवर्तनीय नहीं होती है, और इसीलिए इसको दिष्ट धारा कहा जाता है। मतलब दिशा और माप में परिवर्तन इसमें बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए दिष्ट धारा कहते हैं। डायरेक्ट करंट है, ये डायरेक्ट चलती है। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो शाकाहारी भी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जंतुओं को सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। अयस्क के सांद्रण की गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में किस प्रकार की अशुद्धियों को अलग किया जाता है, दूर किया जाता है, जिसका घनत्व तो उनकी अशुद्धियों से क्या हो, ज़्यादा हो? एड्स का पूरा नाम लिखिए।
एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का वायरस है। चुंबकीय बल रेखाओं के दो गुण लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के दो गुण हैं, ये बिल्कुल समांतर होती हैं एक दूसरे के। ये हमेशा नॉर्थ से साउथ, N2S नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती हैं। 1 एम्पियर का क्या तात्पर्य है? 1 एम्पियर का अर्थ है 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। जैव विकास किसे कहते हैं? कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्यप्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है? जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में दो वैज्ञानिक थे, लैमार्क और डार्विन। इन्होंने जैव विकास को प्रमाणित किया। 1774 में फ्रांस वैज्ञानिक को लैमार्क के विचारों को लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है और डार्विन के विचारों को डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक चयनवाद क्या है? जीवों की संततियां वातावरण में उपलब्ध भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती रहती हैं और इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी जीव का चयन करती हैं। इसे ही प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। प्राकृतिक चयनवाद के नाम से जानते हैं इसे। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, जैव विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनात्मक समानताएं कौन सी हैं? तो संरचनात्मक समानताएं समरूप या समवर्ती संरचनाएं, समजात संरचनाएं। जीवाश्म विज्ञान क्या है? अनेक जीव, ऐसे जीव जो लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे परंतु अब नहीं हैं, उनके अवशेष चट्टानों में दबे मिलते हैं। ऐसे जीवाश्मों का अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान की शाखा कहलाती है, जीवाश्म विज्ञान कहलाती है। जिस शाखा के अंतर्गत हम अवशेष में दबे चट्टानों या जीव जंतुओं जो पहले थे हजारों लाखों वर्ष पहले, उनका अध्ययन करते हैं, उसी विज्ञान की शाखा को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? हमारा पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों से मिलकर बना है। संपूर्ण पृथ्वी ही एक पारिस्थितिक तंत्र है। इसके अंतर्गत सभी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के आधार बताइए। इसमें दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जैविक और अजैविक घटक। जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हुआ है। तो जैविक घटक और अजैविक घटक, इनके अंतर्गत क्या आता है? जैविक घटक में कार्बनिक, अकार्बनिक एवं जलवायु आती है। कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ एवं जलवायु आती है। जैविक घटक में उत्पादक है, उत्पादक मतलब हरे पौधे, उपभोक्ता, अपघटक एवं अपरत भोजी, ये सब आते हैं अजैविक नहीं जैविक घटक में। खाद्य श्रृंखला से आपका क्या तात्पर्य है? जीवों की श्रृंखला जो भोजन के लिए एक दूसरे से संबंधित हो, उसे ही आहार या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक सरल खाद्य श्रृंखला के स्तर बताना है। तो एक सरल खाद्य श्रृंखला के स्तर कौन कौन से हैं? सबसे पहला उत्पादक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता। खाद्य जाल से क्या आशय है? खाद्य जाल से क्या आशय है हमारा? खाद्य जाल तो मैंने अभी बताया, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में जुड़ जाए तो उस प्रकार से खाद्य जाल का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी जो जीव होता है वो एक से अधिक पोषक स्तरों से अन्य खाद्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता है। ऐसे पारितंत्र को खाद्य जाल कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? पारिस्थितिक पिरामिड से हमारा आशय है, खाद्य कड़ी के प्रारंभिक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक रहती है और कड़ी के अंत पहुंचते पहुंचते उपभोक्ताओं की संख्या कम हो जाती है। तो इसे हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। इस प्रकार से ये पारिस्थितिक पिरामिड बनेगा। नीचे संख्या ज़्यादा होगी जीवों की, ऊपर पहुंचते पहुंचते कम हो जाएगी, तो इसी को पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। जैव विकास से संबंधित किन्हीं 3 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिक हैं, जीन बेस्टिट लैमार्क, चार्ल्स डार्विन और ह्यूगो de Vries। जैव विकास के प्रमाण क्या हैं? जीव जंतु व पौधों की तुलनात्मक शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, आनुवंशिकी। तो ये सभी जीव विकास के प्रमाण के आधार हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।